तो विटामिन होते क्या हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फिर एसोसिएटेड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे कि इससे एसोसिएटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विटामिन को देखेंगे, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन, विटामिन इंपॉर्टेंस, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, वेट सॉल्युबल विटामिन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन। तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेसेस अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन। ये एक डेफिनेशन होगी। और vitamins are the organic compound that cannot be synthesized inside the body in adequate amount but needed for normal function, growth and maintenance. तो विटामिन की दो कैटेगरी हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें बी कम्प्लेक्स आ जाता है और नॉन बी कम्प्लेक्स आ जाता है, स्कारबिक एसिड नॉन बी कम्प्लेक्स है। और बी कम्प्लेक्स में आगे है एनर्जी प्रोड्यूसिंग कौन कौन से हैं, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, बायोटिन है, पेंटोथेनिक एसिड है। हेमोबायोटिक यानी कि जो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, वो फोलिक एसिड है और विटामिन बी 12 है। इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और दूसरे पैराडॉक्सल, पैराडॉक्सल एंड पैराडॉक्सामीन ये ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में यूज होते हैं, माइनो ग्रुप को ऐड या रिमूव करने में यूज होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में रेटिनोल, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। विटामिन के की दो फॉर्म होती हैं, फाइलोक्विनोन्स एंड मेनाक्विनोन्स। विटामिन ई जो है वो टोकोफिरोल कहते हैं इसको, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सबसे पहले हम बी 7 को डिस्कस करते हैं, बायोटिन को। तो बायोटिन जो है ये जितने भी ऑलमोस्ट कार्बोक्सिलेज होते हैं बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में, उनका ये को फैक्टर है। ठीक है, तो ये ग्लूकोन्यूजेंसिस में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल में भी यूज हो सकता है। एसिटाइल को ये कार्बोक्सिलेज फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी आपको पता है कार्बोक्सिलेजेस हैं, उनको वर्क करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए बी सी। एटीपी बायोटिन एज को फैक्टर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और 3 कार्बन या जो कार्बन कंटेंट है वो बढ़ जाती है 1 कार्बन। ठीक है, तो ये अगर इसकी बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रॉ एग्स इसका काज हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये प्रोपिनॉल को एक कार्बोक्सिलेज जो कि एक 8 चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, 8 चेन फैटी एसिड की और ब्रांच एंड अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, तो अगर ये वर्क नहीं करता बायोटिन की डेफिशिएंसी से तो एलोपेसिया होगा यानी कि एयर लॉस होगा। इसके अलावा बोवल इन्फ्लेमेशन है, मसल पेन है, ये डिजीज हो सकती हैं। तो ये है ओवरव्यू अबाउट बायोटिन। तो ये बायोटिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये दिखाया गया है कि किस तरह ये एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, प्रोपेनॉल कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का ये को फैक्टर है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। तो ये है अबाउट बायोटिन। इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बायोटिन की, तो जो प्रोपेनोइक एसिड होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, पीएच लो होती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, इसका रिकमेंडेड बी 7 का जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है इन्फेंट्स के अंदर 10 मिली माइक्रोग्राम पर डे है, एडल्ट के अंदर 30 से 100 माइक्रोग्राम पर डे है। ठीक है, एग, एविडिन एंड बायोटिन ये आपस में इंटर रिलेटेड है। थायामीन बी 1 ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्सेस हैं, जो 3 एंजाइम के कम्प्लेक्सेस हैं, उनका ये को फैक्टर है थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, या
ब्रांच चेन कीटोएस्टर डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो बॉडी के अंदर, जो 3 एंजाइम के कॉम्प्लेक्स हैं, और इनका ये कोफैक्टर है थायमीन पैरोफॉस्फेट। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अगर वर्क नहीं करता तो इसका मतलब है पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, जो बंदे अल्कोहल पीते हैं तो उनके अंदर थायमीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनके अंदर ये डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रेब्स साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है अगर थायमीन पैरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी है, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाल कोए में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, जिसको वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको वर्निकी कहते हैं, यानी कि अटाक्सिया, जिसमें आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करता मसल्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। इसके अलावा आई टैगमस यानी कि आइज़ की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इरेगुलर मूवमेंट शो करती है। इसके अलावा ये है एक हमारी बॉडी के अंदर और एक पाथवे होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। उसमें ट्रांसकीटोलेजेस होते हैं। ट्रांसकीटोलेजेस जो हैं उनका ये कोफैक्टर है थायमीन पैरोफॉस्फेट। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे रुक जाएगा, और जो डिजीज होगी उसको कोर्साकॉफ डिजीज कहेंगे, जिसमें कन्फेबुलेशन साइकोसिस हो जाती है, यानी कि बोलने की बीमारी हो जाती है बंदे को। ठीक है, बंदा भूल जाता है चीज़ों को। तो इसके अलावा बेरी बेरी की डिजीज हो जाती है थायमीन की डेफिशिएंसी से, जिसकी वजह क्या होती है इसमें, B1 की डेफिशिएंसी, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, यानी कि जो आपका कार्डियक जो हार्ट है वो सही काम नहीं करता। इसके अलावा ड्राई रहते हैं विदाउट फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा निकलता है बॉडी से। तो ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फैटी एसिड सॉरी माइनो एसिड की डाइजेशन के लिए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, 0.3 मिलीग्राम पर डे इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन 1 मिलीग्राम, अडल्ट 1 to 1.5 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी में 1.5 मिलीग्राम, और लैक्टेशन में 1.6 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ हैं, इनकी डिटेल है। तो वेट बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, ये जो वेट बेरी बेरी है इसका मतलब है डायलेटेड कार्डियोपैथी, यानी कि कार्डियक डिजीज हो जाएंगी। अगर B1 की डेफिशिएंसी है तो ATP का लेवल कम होगा, और ये डिस्ट्रॉय करेगा मेमोरी बॉडीज को, जिसकी वजह से न्यूरल रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये जो ट्रांसकीटोलेजेस हैं ये क्या करते हैं, राइबोज 5 फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोएप्टोलोज में कन्वर्ट करते हैं। इसको कोफैक्टर चाहिए थायमीन पैरोफॉस्फेट। ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये अकुमुलेट करती जाएंगी चीज़ें, ज़ैलुलोज 5 फास्फेट भी और राइबोज 5 फास्फेट भी। राइबोफॉस्फेट 5 फास्फेट तो DNA वगैरह की सिंथेसिस में चला जाएगा, लेकिन ज़ैलुलोज जो है वो पेंटोजेस है, ये यूरिन में आना शुरू हो जाता है और पेंटोज यूरिया हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है, जिसमें कि क्या सिम्टम्स हैं, टैकिकार्डिया, यानी कि आपका जो मस्कुलर रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, वोमिटिंग, कन्वर्शन। ठीक है, और डेथ भी हो सकती है अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता। नियासिन, नियासिन को B3 कहते हैं। ये क्या, ये प्रिकर्सर है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का, और निकोटिनामाइड जो है DPase का ये प्रिकर्सर है नियासिन। ठीक है, तो ये जो NADP है, और यानी कि निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इन दोनों से नियासिन जो है ये दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। डिहाइड्रोजिनेज होते हैं उनके ये कोफैक्टर होते हैं, मैनी पाथवे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जो पीछे हमने डिहाइड्रोजिनेज पढ़े हैं वो सब का ये भी कोफैक्टर है नियासिन। तो ये प्लेग्रा, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। प्लेग्रा में 3 सिम्टम्स होते हैं, यानी कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है,
तो जिन लोगों के अंदर चैनल जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन करता है किडनी के अंदर, वो नहीं हो रही तो ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी हो जाती है और ट्रिप्टोफान से नियासिन बनता है विटामिन। ठीक है, तो फिर हमें ये विटामिन जो है लेना पड़ता है टैबलेट्स की फॉर्म में, सार्बेक्स डी वगैरह। तो ये सारी ये है ना कि अगर नियासिन नहीं होगा, NADH नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन का चैनल खराब है तो उसको हम हार्ट नर्व डिजीज कहते हैं, हार्ट नर्व डिजीज। ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफान किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा और वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो इसमें भी नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया को कम करता है नियासिन को, अगर आप हाई डोज में लेते हैं तो ये लिपोलाइसिस को जो है वो इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है। फोलिक एसिड जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फोलिक एसिड ये जो को फैक्टर है थाइमाइड डाइलेट सिंथेज, यानी कि थाइमिन की जो सिंथेसिस करते हैं, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं। इसके अलावा टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है एंजाइम इम्प्योर इन सिंथेसिस में जो है उनके जो को फैक्टर है, इसीलिए ये क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड बेसिस का यानी कि पेरिमिडीन और प्यूरिन दोनों का ये को फैक्टर है जो सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, इसलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा रहता है। और इसमें जो अर्ली एज के अंदर ही, अर्ली प्रेगनेंसी में ही जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं फीटस के अंदर। इसके अलावा इसमें मोस्ट कॉमन काज क्या है, अल्कोहलिक एंड प्रेगनेंसी, बॉडी स्टोर डिप्लीटेड इन 3 मंथ्स। तो इसमें होमोसिस्टाइन नेमिया भी हो जाता है, यानी कि ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो मिथाइलेटेड फॉर्म में होता है ये होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है मैथ्यूनिन में। तो अगर होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो होमोसिस्टीन के मालिक्यूल आपस में मिलकर होमोसिस्टाइन बनाएंगे और वो थ्रोम्बस काज करेंगे और इसकी वजह से आर्थरियोस्क्लेरोसिस और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कुछ ड्रग्स भी हैं जो लाइक सल्फानीलामाइड है, ये डाईहाइड्रोपिटेरोएट सिंथेटेज को इनहिबिट करती है। इसी तरह डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को मेथोट्रेक्सेट जो है वो इनहिबिट करती है। और अगर ये इनहिबिशन होगी तो प्यूरिन और थाइमाइडिन की सिंथेसिस जो है रुक जाएगी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो ये जो आपके पास डाईहाइड्रो टेरोएट है सिंथेटेज, ये ब्लॉक होता है सल्फानीलामाइड से। तो ये आप देख सकते हैं ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में दोनों यूज होती हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो अगर इनमें ये नहीं हो रहा सिंथेसिस इनकी तो ये डिजीजेज आगे हो सकती हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, फोलिक एसिड का इन्फेंट्स के अंदर 25 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट्स के अंदर 180 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम पर डे और ड्यूरिंग लैक्टेशन 270 माइक्रोग्राम पर डे। सियानाकोबालामीन इसकी कई ज़्यादा फॉर्म हैं जो कोफैक्टर के तौर पर यूज़ हो जाती हैं। मिथाइल सियानाकोबालामीन इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसकी कोबालामीन की फॉर्म्स हैं। तो इसमें ये कोफैक्टर है होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेजेस का जो होमोसिस्टीन को मैथियोनिन में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा ये मिथाइल मेलोनाइल को म्यूटेज का कोफैक्टर है जो कि आर्चियन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन और ब्रांचियन अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर आप इसके कॉमन काज देखें तो परनीशियस एनीमिया आल्सो इन एजिंग विद पुअर न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ ऑफ टर्मिनल इलियम, resection of the terminal ileum secondary to
क्रोन डिजीज, यानी कि अगर आप कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका पोर्शन डैमेज या रिमूव हो गया तो तब ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा सेकेंडरी टू क्रोन डिजीज क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस रेयरली वेगान्स आर इन्फेक्शन विद डी लैटम, ये ड्रग्स है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि डैमेजिंग हो सकती है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, प्रोग्रेसिव पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कुछ लोगों के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये क्या करती है विटामिन B12 को अपने साथ लगाती है और अब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती है और वो फिर आगे को फैक्टर के तौर पर यूज होती है। तो ये सारा कुछ है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन में कन्वर्ट होती है, दो कोफैक्टर की फॉर्म में। एक मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसके लिए चाहिए और एक मिथाइल कोबालामिन चाहिए। ये दोनों होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये कोई भी कोफैक्टर नहीं है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा, तो होमोसिस्टीन आपस में मिलेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज बनाएंगे, होमोसिस्टाइन बनाएंगे और वो ब्लड के अंदर क्लोट बना सकता है और वो डिजीज का कर सकता है। इसके अलावा फैटी एसिड को देखें तो मिथाइल मेलानाइल को ये बनता है जिसको म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में, जिसको विटामिन B12 चाहिए, डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामिन, ये एक और विटामिन की को फैक्टर है। तो वो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगा तो मिथाइल मेलानोइक एसिड का लेवल बढ़ेगा और वो एसिडिटी काज करेगा और वोमिटिंग डायरिया फीलिंग आ जाएंगी। इन्फेंट्स के अगर देखें तो ये 0.4 माइक्रोग्राम पर डे है, एडल्ट में 2 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, प्रेगनेंसी में 2.2 to 6 माइक्रोग्राम पर डे है, इन लैक्टेशन 2.2 to 6 माइक्रोग्राम पर डे है। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन में एक और देखें, पेरिडोक्सिन को देखें, मैं यहाँ पेरिडोक्सल फास्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो जितने भी ये ट्रांसमाइनेशन होते हैं, रिएक्शन ट्रांसमाइनेज एंजाइम, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज, एलानिन माइनोट्रांसफरेज, इसके अलावा 16 और माइनोट्रांसफरेज हैं जिसका कोफैक्टर है पेरिडोक्सल फास्फेट, जिसका कोफैक्टर क्या है? पेरिडोक्सल फास्फेट। इसके अलावा ये अमाइनो लेविनोलेट सिंथेज का भी कोफैक्टर है। तो ये सारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं जितने भी ये ट्रांसमाइनेजेस हैं। तो मोस्ट कॉमन काज क्या है कि अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं, एसोनियासिड थेरेपी ले रहे हैं, तो तब ये हो सकती है, इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। इसके अलावा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है टिश्यू के अंदर, ये भी हो सकता है। हेम सिंथेसिस में कमी आ जाती है, ये हेम सिंथेसिस का एंजाइम है, अमाइनो लेविनिलेट सिंथेज, ठीक है। तो इसमें इसकी डेफिशिएंसी से ये एकिलोसिस स्टोमेटाइटिस यानी कि स्टोमक में जो है वो स्वेलिंग आ सकती है, क्रैकिंग और स्केलिंग लिप बॉर्डर्स एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि जो लिप्स बॉर्डर हैं और उसमें क्रैकिंग आ सकती है और कन्वर्शन यानी कि झटके लग सकते हैं बॉडी को। ये ट्रांसमाइनेशन, डीअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये कुछ एंजाइम है जिनका ये कोफैक्टर है। इसके अलावा राइबोफ्लेवन को देखें तो इससे एफएडी बनता है। एफएडी भी हमने जो कम्प्लेक्सेस 3 पढ़े हैं, जो पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है और ब्रांच कीटोएसिड डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, इनका ये कोफैक्टर है एफएडी, ठीक है। तो ये डीहाइड्रोजिनेसेस के कोफैक्टर हैं और बहुत से पाथवे यानी कि क्रैब साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये है। तो इसमें भी कार्नियल न्यूरोवास्कुलराइजेशन हो जाती है, किलोसिस और स्टोमेटाइटिस, ये वही सिम्टम्स जो है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। और ये इसका डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है 0.555 मिलीग्राम पर डे। तो इसमें और क्या होता है कि मेजेंटा कलर टंग नज़र आती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो।
आगे है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो है इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। मैंने आपको कहा था कि जो स्कारबिक एसिड है वो प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज और या लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज दोनों का कोफैक्टर है, जो कि कोलेजन प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करते हैं, प्योर कोलेजन में। और अगर ये नहीं होगा तो डिजीज हो जाएगी कौन सी, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, वाउंड हीलिंग नहीं होती। तो इसको प्रोलीन को आप प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज भी कह सकते हैं और लाइसिन को आप लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये को फैक्टर है डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कैटिकोलामीन की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन करता है आपकी जीआईटी ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये विटामिन सी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। Most common cause diet deficient in citrus fruits and green vegetables. Scurvy, poor wound healing, easy brushing, ठीक है, hemorrhage, bleeding gums, increased bleeding time, painful, glossitis, anemia। तो ये इसके काजेज हैं। आगे है जो पेंटोथेनिक एसिड है, तो ये B5 है। ये बी उन्हीं तीन कम्प्लेक्सेस का को फैक्टर है जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, और जो आपका है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है। इसके अलावा ये फैटी एसिड सिंथेज का कोफैक्टर है, फैटी एसिड को सिंथेज का ये कोफैक्टर है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का कोफैक्टर है। तो ये सारा ये है ना, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी यूज होता है और इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है फोलिक एसिड की। तो इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, 2 मिलीग्राम पर डे चाहिए आपको। B5 इन एडल्ट 4 to 7 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, अब फैट सॉल्युबल विटामिन को डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं,